मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का आपका 3 प्रोसेस था, क्या? इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, वैसे ही आपका इसमें इनहिबिटर्स हैं। तो कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या हुए? जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करते हो? फाइट करते हो। ठीक है, तो कहते हैं कि एजेंट्स डेट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, आरएनए फ्रॉम डीएनए मतलब क्या? कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, कि आरएनए से जो डीएनए सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बैक्टीरियल ग्रोथ होता है ना। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो जैसे कि आपका वायरस होता है, वायरल कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसा कंडीशन होता है, रेयर कंडीशन, जिसमें आरएनए क्या करता है? डीएनए बनाने लगता है ना। तो वही कंडीशन को ये क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। ठीक है, तो कहता है कि द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट बाय इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये कैसे मतलब कि रोकेगा? तो ये ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस होगा उसमें ये जाके इंटरफेयर करेगा। ठीक है, कहता है कि दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए देयर बाय स्टॉपिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, कहता है ये क्या करेगा? जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, जो मैच्योर आरएनए होता है, उसका फॉर्मेशन को ये क्या करेगा? रोक देगा। अब उसके फॉर्मेशन को रोक देगा तो उसके वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा, और प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, कि मेनली ये क्या करेगा? सीधे तो आपका एमआरएनए है उसका फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा। जब फॉर्मेशन एमआरएनए का नहीं होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब इसका कहता है डेफिनेशन, कहता है इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर ड्रग्स। तो ऑब्वियस ही बात है, इनहिबिटर्स क्या होंगे? यहाँ पे ड्रग्स होंगे, है ना। कहता है कि दैट ब्लॉक आरएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो भी डीएनए पे डिपेंडेंट पॉलीमरेज होते हैं सभी आरएनए को क्या करेगा? ये ब्लॉक कर देगा। कि क्या कहता है कि इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर ड्रग्स। पहली बात तो ये क्या है? सारे ड्रग्स हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं किसको? आरएनए के सिंथेसिस को। कैसे? तो इनहिबिट करेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जितने भी आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए एंजाइम्स हैं, उनको जो किस पे डिपेंड करते हैं? डीएनए पे। उन सभी को क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा। और अदर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, और अब जितने भी ट्रांसक्रिप्शन में कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे उन सभी को भी क्या करेगा? ये इनहिबिट करने का काम करेगा, मतलब रोक देगा। ठीक है, फिर कहता है कि क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स। अब आपके जितने भी इनहिबिटर्स हैं उनके क्लासिफिकेशन है, और उनमें जो मेनली मतलब ड्रग्स जो है, ठीक है, कौन से कैटेगरी में कौन सा आएगा। तो अब देखो रिफामाइसिन है। ठीक है, रिफामाइसिन में आपके ड्रग्स आ जाएंगे रिफेम्पिसिन, रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन। ये सारे ड्रग्स किस में आ जाएंगे? रिफामाइसिन में। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखो हर ड्रग का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? कैसे वो आपके बॉडी में वर्क कर रहा है ना। तो कहता है कि बाइंड टू बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये कहाँ बाइंड होगा? तो बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, मतलब कि ऐसा आरएनए। पहली बात तो वो किस पे डिपेंड होगा? डीएनए पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा? डीएनए पे। कहता है कि उसके बाद कौन सा डीएनए? तो जो आपका बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए कहता है कि बाइंड टू बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फिर कहता है कि प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। अब ये क्या करेगा कि आरएनए के सिंथेसिस को क्या करेगा? रोक देगा। तो जब आरएनए का सिंथेसिस रुक जाएगा तो उसके वजह से आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, और सब्सिक्वेंटली प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब जब इन ये मतलब मेनली इसका कहने का मतलब है जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो होता है एमआरएनए की वजह से और प्रोटीन के सिंथेसिस की वजह से। डीएनए से एमआरएनए बनता, आरएनए बनता है आपका, फिर आरएनए से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और उसी प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। तो उसका कहना है कि हम ये प्रोसेस से रोक देंगे जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ये जितना भी ड्रग है ये सारे इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सारे ड्रग्स हैं वो काम किस में होते हैं?
तो ये आपका हो गया ट्यूबरक्लोसिस में, मतलब टीबी में, लेप्रोसी में हो गया मेनाइंगोकोकल कैरियर स्टेट, मतलब कि मान लो जो आपको कैंसर वगैरह का स्टेज हो उसमें यूज हो सकता है। सर्टेन स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, वही मतलब जो आपके बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होते हैं यही होते हैं, इन सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो क्या करेगा, फाइट करेगा। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरियल कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस में और लेप्रोसी में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ये सारे ड्रग्स को। ठीक है, फिर है आपका फिडाक्सोमाइसिन। ठीक है, क्या है, फिडाक्सोमाइसिन, ये हुआ क्लास, और क्लास के अंदर जो ड्रग्स आएंगे वो आपके हो गए फिडाक्सोमाइसिन ही है। ठीक है, एक ही ड्रग है इस क्लास के अंदर। इसका देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है कि इनहिबिट बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, जितने भी बैक्टीरियल पॉलीमरेज मतलब कि जितने भी बैक्टीरियल रिलेटेड आपके एंजाइम्स होंगे उनको क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। कहता कि एट एन अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा उसी टाइम पे ये इसको क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, फिर कहता है कि प्रिवेंट्स आरएनए चेन इनिशिएशन। अब इससे क्या होगा कि आरएनए का जो चेन इनिशिएशन होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नहीं हो पाएगा तो फिर आपका क्या होगा, बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो भी रुक जाएगा, है ना। इसका यूज कहता है कि इसका ट्रीटमेंट ऑफ क्लोस्ट्रीडायोडाइस डिफिसाइल इन्फेक्शन, मतलब मेनली जो आपको इस पैरासाइट से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट आप इसको यूज कर सकते हो। देखो ये सारे ड्रग्स जो है वो हम किसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट होगा। तो ये भी आपका क्या है, बैक्टीरिया, जिसके अगेंस्ट हम किसका यूज करेंगे, फिडाक्सोमाइसिन। ठीक है, फिर आपका है एक्टिनोमाइसिन या फिर डेक्टिनोमाइसिन, दोनों का सिमिलर नाम है, एक्टिनोमाइसिन तो भी डेक्टिनोमाइसिन आया तो भी। कहता है कि डेक्टिनोमाइसिन एग्जाम्पल में इसका मैकेनिज्म क्या हो गया कि इंटरकैलेट्स बिटवीन डीएनए बेस पेयर, ये किसके साथ इंटरफेयर करेगा, जो डीएनए का बेस पेयर होता है। अब जैसे मान लो एटीजीसी है ना, तो ये क्या हुआ, बेस पेयर हुआ, अब उनमें जाके ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। कहता है कि प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज अलोंग डीएनए, ये क्या करेगा, डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए वाला एंजाइम को मूव करने से रोकेगा, बचाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये क्या करेगा, दोनों ही सेल जो कि आपका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल होता है दोनों में ही क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। ठीक है, इसका यूज मेनली किसमें आप कर सकते हो, एंटी कैंसर ड्रग, मतलब कि आप कैंसर से रिलेटेड आपको अगर कोई डिजीज है तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर है मैकेनिज्म फ्लो डायग्राम, कहता है सिंपल सी बात है, डीएनए और डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, ब्लॉक करने के बाद एमआरएनए पॉलीमरेज अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस भी अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। कहता है ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स ब्लॉक द डीएनए एमआरएनए स्टेप प्रिवेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए, उसके बाद कहता है एंड अल्टीमेटली स्टॉपिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अगर इसका कहने का मतलब है कि डीएनए डिपेंडेंट जितने भी आरएनए पॉलीमरेज होंगे सबको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक जब होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा ही नहीं, है ना। कैसे, तो क्योंकि आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से होगा, डीएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज, कौन करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज, आरएनए करता है। डीएनए का काम है एमआरएनए को सिंथेसाइज करना, ठीक है, आरएनए का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो अगर आरएनए नहीं है तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। ठीक है, अब है इसमें तुम्हारा जेनेटिक कोड, अभी तक जो तुमने पढ़ा था ना वो AUGC सब वही है, फिर से रिपीट होगा। जेनेटिक कोड इज द इंफॉर्मेशन कैरीड बाय मैसेंजर आरएनए दैट डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कहता है कि जो आपका ये जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है जो कि कैरी किया जाता है किसके द्वारा, मैसेंजर आरएनए के द्वारा। ठीक है, कहते हैं दैट डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसके वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, फिर कहता है इट इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ mRNA determines the sequence of amino acid in a protein during ट्रांसलेशन। ठीक है, सिंपल सा कहने का ये क्या क्या है, सेट ऑफ रूल्स, एक रूल का क्या है, सेट है, जिसमें क्या होता है कि इन विच द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड एमआरएनए डिटरमाइन। अब जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है एमआरएनए में उसको हम पता करते हैं और साथ में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन
प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसेस के टाइम पे जो हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस या फिर क्या कहते हैं किसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ये दोनों को पता करते हैं हम किसके हेल्प से, जेनेटिक कोड के हेल्प से, ठीक है। फिर कहता है कि एक कोडोन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें आया जो जेनेटिक कोड में आया एक आपका टर्म आया कोडोन, ठीक है। तो कोडोन क्या होता है कि एक ट्रिपलेट, मतलब कि समझो तो उसमें क्या कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। कहता है कि कहाँ पे, तो mRNA में, दैट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड और सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस या सीक्वेंस पता करना। दूसरा इसका काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्नल देना, कि मतलब कि प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। ये 2 काम किसका है, कोडोन का। फिर कहता है कि द जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन। आपको जेनेटिक कोड आपको क्या बताता है, तो रिलेशनशिप किसके बीच में, द सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए, मतलब डीएनए में जो आपका सीक्वेंस होता है जैसे AT, ठीक है, उस बेस को उस सीक्वेंस को कौन बताएगा आपको, जेनेटिक कोड। फिर कहता है कि दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। अब प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसको कौन बताएगा आपको, जेनेटिक कोड, ठीक है। अब कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक कोड, ऑब्वियस सी बात है, प्यूरिन बेस में आपका आ जाएगा एडेनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडिन बेस में आ जाएगा आपका साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। तो ये हो गया किसका, आरएनए में। मतलब कहता है कि द कोडोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन mRNA। क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रहा है तो हम डीएनए के बारे में नहीं पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस अगर करना है तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, mRNA के बारे में, क्योंकि mRNA क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो इसीलिए जो कंपोनेंट होंगे आपके जेनेटिक कोड के वो क्या होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से बोलते सकते हो AG और CU, ठीक है, क्योंकि प्यूरिन बेस में AG आ जाएगा, एडेनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडिन बेस में साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। फिर कहते हैं सिंस ईच कोडोन कंटेन्स 3 बेसेस। अब हर एक कोडोन के पास कितना होता है, 3 बेसेस होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, ट्रिपलेट कहा गया था, ठीक है। कहते हैं कि 3 बेस एंड देयर आर 4 पॉसिबल बेसेस। देखो 4 पॉसिबल बेसेस हो सकते हैं, बट 3 बेसेस होते हैं, ये फिक्स है, 3 से कम नहीं होगा। हाँ 4 हो सकते हैं बट 3 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो कहता है कि द टोटल ऑफ पॉसिबल कोडोन इज, अगर मान लो कि सो ये बोल रहा है कि एक कोडोन के पास कितना रहता है आपका, बताओ। कहता है कि सिंस ईच कोडोन कंटेन्स 3 बेस, अगर एक कोडोन के पास कितना रहता है, 3 बेस, तो कहता है एंड देयर आर 4, मतलब कि अगर पॉसिबल हो तो 4 भी हो सकता है। कहता है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, अब आपके पास कितने बेसेस हैं, 4 बेसेस हैं। अगर आप 4 को क्या करते हो, 4 का क्यों करते हो तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 हुआ ना। अगर 4 × 4 करो तो कितना हो जाएगा 16, और 16 को 4 से करो तो 64। तो इस हिसाब से आपका कितना हो जाएगा कोडोन, 64 किस में, ये 4 बेस में, ठीक है। तो जितने बेस होंगे उसके हिसाब, जितने आपके क्या होंगे बेसेस होंगे, उसमें कोडोन कितने होंगे, 3 होंगे। पॉसिबल हम मतलब 4 नहीं मान के चलते हैं, हम पॉसिबली 3 ही लेके चलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि देयरफॉर 64 कोडोन्स आर पॉसिबल। अब 4 बेस में 64 कोडोन थे, ठीक है। तो कहते हैं कि 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड। इसमें से जो 61 कोडोन है वो अमीनो एसिड को ही कोड करता है, क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस में अमीनो एसिड ही, प्रोटीन का सिंथेसिस ही अमीनो एसिड की वजह से होता है। ये बात आपने पढ़ा भी होगा, मैंने अमीनो एसिड का चेन भी पढ़ाया था, है ना, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड का चेन बनता है जिसके वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कि 3 कोडोन एक्ट एज स्टॉप सिग्नल। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि एक क्या करता है वो, कि मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्नल देता है, दूसरा वो क्या करता है, सीक्वेंस बताता है, ठीक है। तो इसमें से जो आपके 61 कोडोन है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताएगा, और 3 कोडोन जो है वो स्टॉप सिग्नल देगा कि अब आपका प्रोटीन सिंथेसिस क्या हुआ, रुक गया, ठीक है। तो ये कोडोन का काम होता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है या रुक गया है, ठीक है। जिसमें से सिर्फ 3 कोडोन आपको सिग्नल, बाकी सारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है
कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड, कॉन्सेप्ट में भी वही आएगा जो अभी आपने पीछे पढ़ा ना, वही कि जेनेटिक कोड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इस 3 पॉइंट 4 पॉइंट के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन अ कोड न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट एंड इस कोरस्पोंडिंग अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट द जेनेटिक कोड, ठीक है। सिंपल इसका क्या है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस और आपका एक और क्या है जो आपके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है। उन सभी को न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस किसमें होगा, न्यूक्लियो एसिड का सीक्वेंस था ना, किसमें था, जो आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो किसमें होगा, एमआरएनए में, ठीक है। कहता है ना इन विच रूल्स बाय विच सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, एमआरएनए में जो किसका है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको पता करना, और साथ में एक और क्या बोला इसने, अमीनो एसिड का सीक्वेंस। और अमीनो एसिड का सीक्वेंस किसमें होगा, प्रोटीन में, प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड का होगा वो किसमें होगा, एमआरएनए में, और आपका जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। फिर कहता है द जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ 64 ट्रिपलेट कोडोन्स। ऑब्वियस ही बात है 4 बेस पेयर है, 4 को अगर हम 3 से मतलब कि 3 का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोगमा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो जो आपका फ्लो होता है वो कैसे होता है, सेंट्रल डोगमा के तरफ। सेंट्रल डोगमा शायद पढ़े थे तुम लोग, याद नहीं होगा वो अलग बात है, जिसमें मतलब कि आपका था जो क्या कहते हैं बेसेस थे बहुत सारे, क्या कहते हैं क्या कहते हैं कौन सा, ओलेंस्की था ना, क्या था, को जोड़ने का काम कर रहा था, है ना। कहता है कि इसमें नहीं, सेंट्रल डोगमा वो नहीं था, सेंट्रल डोगमा कुछ और था, तो कोई याद नहीं है। छोड़ो, सेंट्रल डोगमा के अकॉर्डिंग फ्लो कैसे करता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। कहते हैं कि कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्लूड, अब देखो तो कंपोनेंट्स थे किसके थे वहां ऊपर आपके जेनेटिक कोड के, जिसमें आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल आया। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका राइबोसोम्स, टीआरएनए, अमीनो एसिड और एटीपी, मतलब एनर्जी भी चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कि एनर्जी रिसाइकलिंग सिस्टम, ताकि एनर्जी को वो फिर से क्या कर सके, रीयूटिलाइज कर सके, रीयूज कर सके। और टेम्पलेट एमआरएनए, टेम्पलेट एमआरएनए इसलिए कि उसको देख के वो नए एमआरएनए का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। मतलब पेरेंट जो आपका एमआरएनए होगा जिससे डॉटर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो सके, है ना। फिर कहता है कि यूएए, यूएजी, अब इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा, है ना। कहता है कि यूजीए आर टर्मिनेशन कोडोन दैट स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे क्या हो गए आपके टर्मिनेशन कोडोन होगा। अब टर्मिनेशन का मतलब ही होगा कि कोई चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। कहता है AUG इज द इनिशिएशन कोडोन। अब यहाँ पे देखो ये सारे टर्मिनेशन थे, तो AUG क्या है आपका इनिशिएशन कोडोन, जहां से आपका स्टार्ट होगा। फिर कहता है द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल एंड इज कॉमन टू बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, एनिमल एंड ईस्ट। कहता है कि जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, इसीलिए वो कॉमनली बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, एनिमल एंड ईस्ट सभी में आपको जेनेटिक कोड मिलेगा, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक कोड, तो कहता है कि स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो यही कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आरएनए भी तो जेनेटिक मतलब कि आपके जेनेटिक का हिस्सा है ना, तो इसीलिए क्या करता है, भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा सबको क्या करेगा, स्टोर करेगा। कहता है कि एमआरएनए कोडोन्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपीड फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जो कॉपी करता है वो इंफॉर्मेशन उसको ये स्टोर करके रखता है। दूसरा कहता है डिटरमाइंस अमीनो एसिड सीक्वेंस, अभी पता चला आपको कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस को क्या करता है, ये पता करता है, ठीक है। कहता है ईच कोडोन स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, हर एक कोडोन क्या करेगा, अलग अलग अमीनो एसिड को क्या करेगा, पता डिटरमाइन करेगा। इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। अब हम क्यों पता करेंगे अमीनो एसिड का सीक्वेंस, क्योंकि हमको ये देखना है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो सही से है या नहीं है, ठीक है।
जो मैंने आप लोग को अमीनो एसिड में पढ़ाया था वो चेन, उसमें आपका जो अमीनो एसिड का था वो प्रॉपर एक सीक्वेंस था, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा या जुड़ेगा, ठीक है। कहता है कि डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, कैसे? तो द जेनेटिक कोड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसलेटिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इनटू प्रोटीन। अब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, मतलब एमआरएनए से ही तो प्रोटीन बनता है ना आपका आरएनए से, तो उसमें भी आपका ये क्या करता है, हेल्प करता है। साथ में कहता है इंश्योर्स एक्यूरेट जीन एक्सप्रेशन। अब आपको जब पता चल जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस का सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और अमीनो एसिड का सीक्वेंस, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, सही सीक्वेंस में होगा। फिर कहता है कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी, कहता है द जेनेटिक कोड अलाउज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपके ट्रेड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सके, पास आउट हो सके, ठीक है। तो ये काम किसका है, जेनेटिक कोड का है, ठीक है। चलो